हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इडुटिरिया बिहार दरोगा का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? सेट नंबर 3 देखेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों? मतलब रेखीय संवेग की परिवर्तन की दर लगने वाले बल के क्या होता है? समानुपाती। मतलब F समानुपाती P होता है। P बराबर क्या होता है दोस्तों? तो mv होता है। P को हम लोग संवेग बोलते हैं। P को क्या बोलते हैं? संवेग। P बराबर क्या होता है? mv होता है। मतलब द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। और बल और संवेग को गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। हमारे न्यूटन के दूसरे नियम में कहा गया है, संवेग में परिवर्तन की दर जो होगा वह बल के समानुपाती होगा। संवेग के दूसरे नियम में इसका व्याख्या किया गया है। न्यूटन के दूसरे नियम से ही हमारे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो ma होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। प्रकाश के संबंध में असत कथन। असत मतलब गलत कौन है? तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक कैसा तरंग है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या 7 है दोस्तों। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या कितनी है? 7 है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। क्या है सर? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। तो दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? अपरिवर्तित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। इनमें कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अल्प मात्रा में आकर्षित होते हैं। अल्प मात्रा में आकर्षित होते हैं तो उसे अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, ये सब अचुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। कोबाल्ट, निकेल, लोहा क्या है? तो चुंबकीय पदार्थ है। जब कोई पिंड किसी मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है, मतलब ऊपर से पृथ्वी को गिरता है, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो इसकी कुल ऊर्जा अपवर्तित रहती है। देखिए, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार के होता है। सभी प्रकार के ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो अर्ग, याद रखिएगा। एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो एक्स किरणों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित नहीं होता है। देखिए, विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होते। या तो विद्युत क्षेत्र या तो चुंबकीय क्षेत्र किसी द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो दोस्तों, बल की चुंबकीय रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। चुंबक के दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। या उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव जाती है और दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। नहीं, ये क्या है? गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है। तो ये भी गलत है। बल की चुंबकीय रेखा चुंबक के पिंड तह फैले हुए निरंतर, तो 4 से तो 1 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले यौगिक क्या है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों,
नशे से धूत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। यह हमारे पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4। यह कॉपर सल्फेट का सूत्र। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। तो हाँ, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री के नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, तो नहीं दोस्तों। बर्फ में आप द्रवों को मिलाने पर उसका गलनांक घट जाता है। आप द्रवों को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। आप द्रवों को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि अब द्रवों को मिलाने से उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलती बर्फ के यदि कुछ नमक आदि मिला दिया जाए तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही है, परंतु आर गलत है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पदार्थ के 3 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। यह कथन सत्य नहीं है, गलत है। देखिए, डाल्टन ने कहे थे परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है, अविभाज्य है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। यह हमारे डाल्टन ने कहा था, लेकिन साबित हो चुका है कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है, परमाणु विभाज्य है। जिसे परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है? तो देखिए, यह कड़वा होता है या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार क्या होता है, तो कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका पीएच मान जो होता है वह 7 से 14 तक होता है। क्या होता है, 7 से 14 तक होता है। जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता है, इसकी क्षारीयता क्या होती है, बढ़ती है। तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीले कर देता है। और अम्ल जो है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो 1 के 4 हो जाएगा। 1 के 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 2 होगा और गाय क्या होगा, ऑप्शन नंबर। तो इस प्रकार का 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो बाष्पीकरण के कारण। किसके कारण, बाष्पीकरण के कारण। मनुष्य में भोजन के पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। तो मनुष्य की पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है, तो छोटे मुख गुहा से। कहां से, मुख गुहा से। और समाप्त कहां होती है, तो छोटी आंत पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए। देखिए, मनुष्य के भोजन के पाचन की क्रिया मुंह से शुरू हो जाता है और छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। पाचन की क्रिया एक जटिल क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया में 5 अवस्था में होता है। भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। खाद्य श्रृंखला है, तो एक जीव से दूसरे जीवों को खाद्य का स्थानांतरण करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। मार्लिसिया फर्न और हॉर्स टेल निम्नलिखित में किस पादप समूह के उदाहरण है? तो जिम्नोस्पर्म का। किसका हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म का। निम्नलिखित में से कौन सा का लाभ नहीं है? तो यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, तो ये लाभ नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, लार हल्की अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान 6.8 होती है। लार ग्रंथियों से निकलती है।
यह स्वस्थ व्यक्ति के प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर लार बनता है, जिसमें से 99% जल और 1% एंजाइम होती है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकता है? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन क्या कहलाता है? तो डेसिमल से भाजन में एनकोडर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एनकोडर कहलाता है। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो थायमिन विटामिन B1 का नाम है। क्या नाम है? B1 का। सुनिएगा, देखिए, थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। विटामिन का आविष्कार फ्रांक ने किया था 1912 ईस्वी में। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। विश्व का सबसे बौद्ध मंदिर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है? तो इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित बोरोबुदुर का मंदिर है। प्यूनिक युद्ध किनके मध्य लड़े गए थे? तो रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए थे। निम्नलिखित में से राख के छाछ किस पाषाणिक स्थल से मिला है? तो कुरनूल गुफा से। कहां से मिला है? कुरनूल गुफा से। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आदिम लोग आग से परिचित थे। पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार अग्नि है। क्या है? अग्नि है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पे। किसको याद नहीं होगा? सभी का याद होगा। रावी नदी के तट पे हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे और मोहनजोदड़ो को 1922 में दयाराम साहनी ने किए थे। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही नहीं है, मतलब गलत है। तो इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। तो हाँ, लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। तो ये सही है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। ये भी सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। नहीं, ऑप्शन में क्या होगा? डी। देखिए, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों पुरोहितों में बांटा जाता था, यह कथन गलत है। ऋग्वेद में मवेशियों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक युद्धों की चर्चा है। घोड़ों की लड़ाइयों में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ऋग्वेद में इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। ये भी सही है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ये भी सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को भेंट दिया करता था। तो ऑप्शन नंबर डी सही, तीनों के तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। विशाखा दत्त किससे संबंधित है? तो नाटक से। ब्राह्ममिहिर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो खगोल विज्ञान से। चरक किससे संबंधित है? तो चिकित्सक से। और ब्रह्मगुप्त गणित से। ब्रह्मगुप्त गणित से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए।
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो सैनिकों को टुकड़ियों को रहने के लिए बने मजबूत किले के बंद शहर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था? तो अकबर। क्यों? आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज कौन था? तो जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 में क्या हो गया? वापस लेना पड़ा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ, जिसके कारण तो इनके सजा सुनाने वाले थे जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे। किसने? गुरु गोविंद सिंह। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार, यह कथन किसका है? तो यह एच.जे. खांडेकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने मूर्ति पूजा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया। तो राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समर्थक नहीं बल्कि विरोधी किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का। किसका प्रस्ताव किया गया था? असहयोग आंदोलन का। सन 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ संघर्ष की एक नई योजना स्वीकार की गई, जिसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? तो भगत सिंह नहीं जुड़े थे, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह का ये तीनों जुड़े हुए थे। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र से जुड़े नहीं थे। देखिए, यह कांड हरदोई से लखनऊ जा रही ट्रेन की काकोरी नामक स्थान पे कुछ क्रांतिकारियों द्वारा लूट से संबंधित घटना है। इस घटना के बाद क्रांतिकारियों को पकड़ा गया और काकोरी षड्यंत्र में 1925 ईस्वी के अंतर्गत उन पर मुकदमा चलाया गया। उनमें से 4 थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लोहरे। इन्हें चारों को मृत्यु दंड सुनाकर फांसी दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? तो बलिया और तामलुक और सतारा, तीनों जगह पे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में, बंगाल के तामलुक में और बंबई के सतारा जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार बनाई थी। माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो माउंटबेटन योजना जो संबंधित देश के विभाजन से संबंधित है, देश से विभाजित से संबंधित है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो मार्च 1947 में नए वायसराय बनकर भारत आए, भारत के दो स्वतंत्र राज्य हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं मतलब गलत है? लॉर्ड नॉर्थ 1773 रेगुलेटिव, हाँ, तो 1700 रेगुलेटिव एक्ट के समय हमारे भारत का जो गवर्नर थे कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। अस्थायी बंदोबस्त किसने चलाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो लॉर्ड बेंटिक ने। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा? लॉर्ड कॉर्नी का। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, वर्ष 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा सुधार के लिए बोर्ड डिस्पैच आया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है?
तो ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा महासत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में किसका संविधान समर्थ केंद्रीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राजाओं क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित है। तो हाँ। छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण। तो नहीं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संसद के सदस्यों की नियता से संबंधित है। तो 1 और 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ग्राम सभा के संबंध में, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। तो उपयुक्त तीनों सही है। एक तरफ राज्य और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। तो गुजरात में सीटों की संख्या कितने हैं? तो दोस्तों गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। कर्नाटक में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12 और उड़ीसा में 10 है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। कितना में? अनुच्छेद 263 में, जिसका प्रावधान किया गया है, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संसद राज्य सूची के किस विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी दोस्तों। निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? तो इनका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं मतलब गलत है? तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है? औपचारिक रूप से प्रमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है मतलब गलत है? तो विधानसभा में के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सत्य है। विधानसभा का कार्यकाल आम चुनाव के पश्चात पहली बैठक से लेकर सामान्यतः 5 वर्ष तक होता है। इसके पश्चात विधानसभा स्वतः विघटित हो जाती है। हालांकि राज्यपाल इसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण को व्यवस्थित करें। तो क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी हो जाएगा दोस्तों, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। इंटाकी नेशनल पार्क कहां अवस्थित है? तो इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में अवस्थित है। इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में अवस्थित है। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? तो 1952 के राष्ट्रीय वन नीति का संशोधित करते हुए 1988 में विस्तृत लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा?
तो अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, जहां पे प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा क्या है, तो बिहार का 1106 वर्ग प्रति किलोमीटर पे है। निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, मतलब अलग होता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों निम्न भागों में से मुख्यतः किस प्रकार की चट्टाने में पाई जाती है, तो कुरप्पा समूह की चट्टाने में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, तो मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है कहां, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पूर्वी तटीय मैदान व दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट क्या होगा, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है कहां, तो देखिए, क्रिटेशियस काल में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भेदन से भारत में लावा पठार का निर्माण हुआ है। तो जहां की सबसे ज्यादा मोटाई कहां मिलती है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। काली सिंध, सिप्रा, पार्वती एवं बनारस निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो चंबल नदी की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिवमोगा जिले के एक शहर मस्तीकट्टे के पास निरगोडु गांव में निकट में स्थित है। इसकी ऊंचाई कहा जाता है तो लगभग 1493 फीट है और मीटर में 455 मीटर है। पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 46 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, सिलिकॉन 26 दशमलव कुछ प्रतिशत है, 27.7%, एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6% और सोडियम 2.8% है। तो इस प्रकार क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, तो कोलंबिया और केनिया। कोलंबिया और केनिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। किस प्रकार के ज्वालामुखी उदार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, तो बेसाल्ट परवा। क्या हो जाएगा, बेसाल्ट लावा परवा। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो लौह अयस्क का। किसका करता है, लौह अयस्क का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का पलिवारा क्षेत्र अपने लौह अयस्क भंडार के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का पलिवारा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे ज्यादा लौह अयस्क का भंडार है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या है, तो आयात और निर्यात पर लगने वाले कर सीमा शुल्क कहलाता है, जो ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से सी हो जाएगा। आयात और निर्यात पर लगने वाले कर सीमा शुल्क कहलाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क कर। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, तो वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा। नरसिम्हन कमेटी वन निम्नलिखित में किस सुधारों से संबंधित है, तो बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। किससे, बैंकिंग संरचना सुधार से। 2021 से 2023 के लिए 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 2023
सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुख्यालय में। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में किसका प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो मतलब कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 3.8%। 3.8%। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार के बिहटा में शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। ट्विटर की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडा या कार्नियो को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑपरेशन कन्वेक्शन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन है संबंधित यौन उत्पीड़न से, धर्म परिवर्तन से, गौ हत्या पर नहीं होगा, एंटीबायोटिक दवा का कम प्रयोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गौ हत्या प्रयोग। तीनों हो जाएगा, 1, 2 और 3। डी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 75। भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में। कहाँ किया गया है? गोवा में। अशोक हॉल का नाम बदलकर डॉडर कर दिया गया, तो अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। अशोक हॉल का नाम परिवर्तित करके अशोक मंडप कर दिया गया है। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें स्वर कोकिला के नाम से मशहूर स्वर्गीय शारदा सिन्हा तथा सुजनी कला से नियुक्ति निर्मला देवी को प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 व्यक्ति को दिया जाएगा। स्वनिपल कुशाले, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो वह महाराष्ट्र से संबंधित रखते हैं। कहां से? महाराष्ट्र से। इन्होंने 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक अपने नाम किया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित रखते हैं। निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? तो निजुत मोइना असम सरकार की योजना है, जो बाल विवाह पे अंकुश लगाना है, लड़कियों को मैट्रिकुलेशन स्तर से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, असम के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? इस परियोजना की अवस्थिति क्या है? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों की परमाणु संपन्न बतलाया गया है? तो जून 2024 में स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें 9 देशों का संपन्न बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना के आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है। तो दोनों क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 84 का हल कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों?
तो 84 को हल कीजिएगा तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 है। यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर और नीचे a, तो यहाँ पे हल कीजिएगा तो 4 ab बटा ab तो कट जाएगा तो ab बचेगा। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या 13 है। यदि वृत्त a और वृत्त b की त्रिज्या 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में है तो वृत्त a और b के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफलों का 2.25:1 होगा। मतलब त्रिज्या के वर्ग, दोनों त्रिज्या के वर्ग जो होता है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है। एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक की 4% की हानि होती है। यदि इसे 13,824 रुपया में खरीदता है तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत ज्ञात कीजिए। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बी और डी। 91 89 भी मैं, तो 89 क्या हो जाएगा? ए। और 90 के क्या हो जाएगा? तो 90 के हो जाएगा बी। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में। स्ब्रुतो कप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो स्ब्रुतो कप संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूरो। क्या है? यूरो। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किन्हें कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी में किया गया है। 95 की क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 95 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होता है? तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सब साची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विच्छेद क्या होगा? तो महर्षि का संधि महा प्लस ऋषि होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर है। तो अगर इसमें कोई त्रुटि होगा तो बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले सेट में।